घंटों तक पढ़ाई करना, किताबों में हर लाइन को पीले हाइलाइटर से रंग देना और फिर परीक्षा के समय ऐसा लगना जैसे दिमाग में सिर्फ पीला रंग बचा है, शब्द नहीं। ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है, खासकर भारत में, जहां छात्रों पर स्कूल की परीक्षाएं, बोर्ड्स और फिर जेईई, नीट, यूपीएससी जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं का जबरदस्त दबाव होता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है। हमारे स्रोतों के विश्लेषण के अनुसार समस्या अक्सर छात्रों की काबिलियत में नहीं होती, बल्कि उनके पढ़ने के उन तरीकों में होती है जो शायद अब पुराने हो चुके हैं। पारंपरिक तरीका, यानी क्लास में जो बोला जा रहा है उसे लाइन बाय लाइन कॉपी करना, असल में एक बहुत ही पैसिव प्रक्रिया है। ये जानकारी को दिमाग में गहराई तक पहुंचाने का सबसे असरदार तरीका नहीं है। तो आज की हमारी गहन चर्चा इसी समस्या के एक रचनात्मक समाधान पर केंद्रित है, जिसे स्रोत द स्क्रिबल स्टडी मेथड कहता है। ये नोट बनाने की एक ऐसी तकनीक है जो शब्दों, चित्रों, डूडल और प्रतीकों को मिलाकर सीखने को एक सक्रिय, दिलचस्प और यादगार अनुभव बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये विश्लेषण एक ऐसे लेख पर आधारित है जो विशेष रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली और यहाँ के छात्रों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। आखिर सिर्फ लिखकर नोट्स बनाने का ये पुराना तरीका, जो हम सब ने कभी ना कभी इस्तेमाल किया है, इतने सारे छात्रों के लिए कारगर क्यों नहीं है? आखिर कमी कहाँ है? देखिए, लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि इसके कई कारण भारतीय संदर्भ में और भी ज्यादा मायने रखते हैं। हमारी ज्यादातर पाठ्य पुस्तकें थ्योरी हैवी होती हैं, मतलब उनमें बहुत सारी जानकारी ठूस ठूस कर भरी होती है। हम्म। और इसके अलावा हमारी कक्षाएं भी ज्यादातर लेक्चर पर आधारित होती हैं, जहां शिक्षक बोलते हैं और छात्र एक तरह से यंत्रवत होकर लिखते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि छात्र बस कॉपी कर रहे हैं जानकारी को, बिना समझे, बस शब्दों को एक पन्ने से दूसरे पन्ने पर ले जाना, दिमाग से होकर गुजरे बिना। बिल्कुल। आप ऐसे सोचिए, एक छात्र है, मान लीजिए उसका नाम रोहन है, जो जेईई की तैयारी कर रहा है। ठीक है। वो भौतिकी की क्लास में बैठा है और अध्यापक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बता रहे हैं। रोहन हर शब्द लिख रहा है, पर क्या वो सच में उन मैग्नेटिक फील्ड्स को अपने दिमाग में देख पा रहा है? शायद नहीं। सही बात है। और यही से समस्या शुरू होती है। जब रिवीजन का समय आता है तो वही लंबे लंबे नोट्स उबाऊ और बोझिल लगने लगते हैं। और क्योंकि जानकारी को सक्रिय रूप से प्रोसेस नहीं किया गया था, वो परीक्षा से ठीक पहले याददाश्त से जल्दी से मिट जाती है। स्क्रिबल मेथड इसी निष्क्रियता को तोड़ता है, या सीखने की प्रक्रिया को एक्टिव बनाकर जानकारी को दिमाग में बेहतर तरीके से अंकित करता है। तो ये स्क्रिबल मेथड आखिर है क्या? नाम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे क्लास में बैठकर डूडल बनाना, जिसके लिए हमें बचपन में हमेशा डांट पड़ती थी। हाँ हाँ हाँ, लगता तो वैसा ही है, पर ये सिर्फ बिना सोचे समझे डूडलिंग करने से कहीं ज्यादा व्यवस्थित है। अच्छा, तो ये व्यवस्थित है, मतलब इसके पीछे एक सिस्टम है। हाँ बिल्कुल। स्रोत इसे माइंड मैपिंग, डायग्राम आधारित लर्निंग, रचनात्मक डूडलिंग और संक्षिप्त नोट्स का एक बहुत शक्तिशाली मिश्रण बताता है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सरल है। महत्वपूर्ण कीवर्ड्स को सरल दृश्यों, प्रतीकों और रंगों के साथ जोड़ना। तो आप लंबे पैराग्राफ लिखने के बजाय जानकारी का एक विजुअल नक्शा बना रहे हैं। सही। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, इसके पीछे का विज्ञान। लेख में बताया गया है कि इंसानी दिमाग टेक्स्ट की लंबी लाइनों की तुलना में छवियों को, मतलब इमेजेस को, कई हजार गुना ज्यादा तेजी से प्रोसेस करता है और लंबे समय तक याद भी रखता है। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि जब रोहन जैसे छात्र कीवर्ड्स के साथ कोई प्रतीक या छोटा सा चित्र बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए घूमती हुई तीर, तो वे अपने दिमाग में जानकारी दर्ज करने के लिए दो रास्ते बना रहे होते हैं। दो रास्ते? हाँ, एक शाब्दिक यानी वर्बल और दूसरा विजुअल। इससे दिमाग में बहुत मजबूत मेमोरी कनेक्शन बनते हैं और परीक्षा के दौरान ये तकनीक किसी जादू की तरह काम करती है। और इसका एक और फायदा जो स्रोत में बताया गया है वो है क्लास में बेहतर फोकस। जब आप सिर्फ सुन नहीं रहे होते हैं, बल्कि सक्रिय रूप से सोच रहे होते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को किस चित्र से जोड़ा जाए, तो आपका दिमाग पूरी तरह से व्यस्त रहता है। हाँ, ध्यान भटकने की संभावना कम हो जाती है। तो ये सिर्फ याद रखने का तरीका नहीं है, ये तो सोचने का तरीका बदलने के बारे में है। मतलब आप सिर्फ एक छात्र नहीं, बल्कि अपनी पढ़ाई के आर्किटेक्ट बन रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पढ़ाई को एक बोझिल काम से एक रचनात्मक खोज में बदल देता है। और जब सीखने में मजा आने लगता है
तो छात्र स्वाभाविक रूप से बर्नआउट के बिना लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। और ये अलग-अलग सीखने की शैलियों का भी समर्थन करता है। हमारी कक्षाओं में हर तरह के छात्र होते हैं। कुछ विजुअल लर्नर होते हैं, कुछ क्रिएटिव थिंकर और कुछ ऐसे जिन्हें रटने में बहुत कठिनाई होती है। ये मेथड लगभग सभी के लिए काम करता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक सवाल है, क्या ये हर छात्र के लिए काम कर सकता है? मैं उन छात्रों के बारे में सोच रहा हूँ जो कहते हैं कि मैं ड्राइंग में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। क्या ये उनके लिए एक और बोझ या तनाव का कारण नहीं बन जाएगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और लेख इसे सीधे तौर पर संबोधित करता है। पहली और सबसे आम गलती यही है, नोट्स को परफेक्ट बनाने की कोशिश करना। अच्छा। याद रखिए, आपको लियोनार्डो दा विंची नहीं बनना है। अगर आपकी बनाई हुई कोशिका एक आलू जैसी भी दिखती है तो भी चलेगा, जब तक आपको पता है कि वो एक कोशिका है। हाँ, मतलब मकसद कला बनाना नहीं बल्कि समझना है। बिल्कुल। यहाँ सुंदरता से ज्यादा स्पष्टता मायने रखती है। तो अगर कोई आज ही इसे शुरू करना चाहे तो उसे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? क्या ये बहुत जटिल है? बिल्कुल नहीं। स्रोत इस मामले में सादगी पर बहुत जोर देता है। किसी भी महंगी चीज की जरूरत नहीं है। बस एक साधारण नोटबुक, एक नीला या काला पेन और साथ में 2-3 अलग-अलग रंग के पेन या पेंसिल काफी हैं। और डिजिटल नोट्स बनाने वालों के लिए? हाँ, जो छात्र डिजिटल रूप से पढ़ना पसंद करते हैं, वे टैबलेट या नोट बनाने वाले ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी चीज साधन नहीं बल्कि तरीका है। चलिए, तो फिर इसके स्टेप्स पर एक नजर डालते हैं। स्रोत इसे बहुत सरल तरीके से समझाता है। पहला स्टेप है केवल मुख्य बिंदु लिखें। मतलब पूरे वाक्य लिखने के बजाय सिर्फ कीवर्ड, छोटे वाक्यांश, महत्वपूर्ण तारीखें और परिभाषाएं, वो भी अपने शब्दों में लिखें। बिल्कुल। और दूसरा स्टेप है सरल चित्र और प्रतीक जोड़े। जैसा हमने अभी बात की, चित्र एकदम परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। साधारण स्टिक फिगर, तीर, बक्से। हाँ, या कोई भी आसान प्रतीक जो आपके लिए उस कॉन्सेप्ट का मतलब बयां करे, वही काफी है। जैसे नागरिक शास्त्र में न्याय के सिद्धांत के लिए तराजू बना लेना, या जीव विज्ञान में कोशिका का एक गोलाकार चित्र। तीसरा स्टेप संगठन के बारे में है। रंगों का चतुराई से उपयोग करें। एक कलर कोड बनाने का सुझाव दिया गया है, जैसे लाल रंग महत्वपूर्ण बिंदुओं या फॉर्मूलों के लिए, नीला परिभाषाओं के लिए और हरा शायद उदाहरणों के लिए। हाँ। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। मुझे याद है, मैं अपनी किताबों में सब कुछ एक ही रंग के हाइलाइटर से रंग देता था और रिवीजन के समय वो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता था। ये कलर कोड तो गेम चेंजर हो सकता है। और चौथा स्टेप है नोट्स को विजुअली व्यवस्थित करें। इसका मतलब है कि सिर्फ लिस्ट की तरह लिखने के बजाय अलग अलग विचारों के बीच कनेक्शन दिखाने के लिए तीरों का इस्तेमाल करें। और किसी प्रक्रिया या घटना के क्रम को दिखाने के लिए फ्लो चार्ट बनाएं। सही। और आखिरी 5वां स्टेप है नियमित रूप से रिवीजन करें और सुधारें। अपने बनाए गए स्क्रिबल्स को बार बार देखना सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करता है। ये तरीका वाकई काफी बहुमुखी लगता है। लेख में भारतीय स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले अलग-अलग विषयों के लिए कुछ विशिष्ट उदाहरण भी दिए गए हैं। चलिए उन पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। विज्ञान से शुरू करते हैं। हाँ जरूर। विज्ञान के लिए ये मेथड खास तौर पर उपयोगी है। मान लीजिए हमारा छात्र रोहन जीव विज्ञान में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पढ़ रहा है। ठीक है। पारंपरिक नोट्स में वो शायद पूरी प्रक्रिया को पैराग्राफ में लिखेगा, लेकिन स्क्रिबल मेथड से वो एक सूरज का चित्र बना सकता है जिससे किरणें एक पौधे की पत्ती पर पड़ रही हैं। पत्ती के अंदर वो एक छोटे से कारखाने जैसा चित्र बना सकता है जहां पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट है और ऑक्सीजन और ग्लूकोज आउटपुट है। वाह, मतलब पूरा जटिल विषय एक सरल कहानी में बदल गया। बिल्कुल। और सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास या नागरिक शास्त्र के लिए वहां तो बहुत सारे तथ्य और तारीखें होती हैं। वहां ये और भी रचनात्मक हो सकता है। लेख में एक छात्र का उदाहरण दिया गया है जिसने मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को याद करने के लिए एक डूबते हुए जहाज का चित्र बनाया। अच्छा। हाँ, हर कारण जैसे औरंगजेब की नीतियां, विदेशी आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी, वो जहाज में एक नया छेद था। इससे उसे सिर्फ कारण याद नहीं हुए, बल्कि उसे ये भी समझ आया कि कैसे इन सभी कारणों ने मिलकर साम्राज्य को डुबो दिया। ये तो अद्भुत है। इससे इतिहास तथ्यों की एक सूखी लिस्ट नहीं बल्कि एक विजुअल कहानी बन जाता है। लेकिन गणित जैसे विषय का क्या? वहां तो सब कुछ अमूर्त होता है। ये एक आम धारणा है, लेकिन गणित भी विजुअल हो सकता है।
सोचिए त्रिकोणमिति का कोई सवाल है। आप सिर्फ साइन, कॉस, टैन के फॉर्मूले नहीं लिखते, आप एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, कोणों को लेबल करते हैं, भुजाओं के नाम लिखते हैं, लंब, आधार, कर्ण। फिर जैसे जैसे आप सवाल हल करते हैं, आप हर स्टेप के साथ उस चित्र को अपडेट करते हैं। इससे सवाल एक पहेली की तरह लगने लगता है, न कि सिर्फ नंबरों और अक्षरों की एक सूची। ये अमूर्त को मूर्त बना देता है। सही कहा। यहाँ तक कि भाषाओं में भी इसका उपयोग हो सकता है। निश्चित रूप से। किसी कहानी या उपन्यास के किरदारों को समझने के लिए कैरेक्टर मैप बनाना, मुख्य किरदार बीच में और उससे जुड़े बाकी किरदार तीरों के जरिए दिखाए गए हैं, जिन पर उनके रिश्ते लिखे हों, दोस्त, दुश्मन, परिवार। या फिर किसी कविता की थीम को समझने के लिए एक माइंड मैप। बिल्कुल, जिसमें केंद्रीय विचार बीच में हो और उससे जुड़ी भावनाएं और प्रतीक शाखाओं की तरह निकले हों। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत प्रासंगिक हो जाता है। लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि जेईई, नीट और यूपीएससी फाउंडेशन जैसी परीक्षाओं में जहां सिलेबस बहुत बड़ा होता है और दबाव बहुत ज्यादा, वहां विजुअल मेमोरी एक बहुत बड़ी संपत्ति है। बिल्कुल, परीक्षा के तनाव में तथ्यों को तेजी से याद करने और दोहराने के लिए ये स्क्रिबल नोट्स किसी रामबाण से कम नहीं है। कुछ ही सेकंड में पूरे चैप्टर का विजुअल ओवरव्यू मिल जाता है, जो लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ने से कहीं ज्यादा तेज है। तो ये तरीका शक्तिशाली तो लगता है, लेकिन क्या इसमें कोई और गलतियां हैं जिनसे छात्रों को बचना चाहिए? हाँ, आपने परफेक्शनिज्म की बात तो की। हाँ, दो और आम गलतियां हैं। एक है सजावट पर बहुत ज्यादा समय बिताना, जो पढ़ाई के मुख्य उद्देश्य से ध्यान भटका सकता है। हाँ। और दूसरी गलती है टेक्स्ट को पूरी तरह से अनदेखा कर देना। ये मेथड टेक्स्ट का विकल्प नहीं बल्कि उसका पूरक है, एक सहायक है। इसका काम टेक्स्ट को सरल और यादगार बनाना है, उसे हटाना नहीं। और इसके फायदे सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक लाने तक ही सीमित नहीं है। लेख बताता है कि इसके दीर्घकालिक लाभ भी हैं, जो स्कूल और कॉलेज के बाद भी काम आते हैं। बिल्कुल, और ये शिक्षा के असल उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या शिक्षा सिर्फ जानकारी रटना है? नहीं, ये विधि जीवन भर काम आने वाले कौशल का निर्माण करती है। जैसे बेहतर सोचने की क्षमता, क्योंकि आप जानकारी को व्यवस्थित और वर्गीकृत कर रहे हैं। रचनात्मक समस्या समाधान, क्योंकि आप विचारों को जोड़ने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। और बेहतर संचार कौशल। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि आप जटिल विचारों को सरल विजुअल तरीके से प्रस्तुत करना सीख रहे हैं। सोचिए, जब रोहन इंजीनियर बन जाएगा और उसे अपनी टीम को एक जटिल प्रोजेक्ट समझाना होगा, तो व्हाइट बोर्ड पर एक त्वरित स्क्रिबल या फ्लो चार्ट बनाने की उसकी क्षमता कितनी मूल्यवान होगी। सही बात है। संक्षेप में कहें तो स्क्रिबल स्टडी मेथड सिर्फ नोटबुक में चित्र बनाने के बारे में नहीं है। यह पढ़ाई के प्रति नजरिया बदलने के बारे में है। यह निष्क्रिय तरीके से नोट्स लेने से हटकर सक्रिय और व्यस्त सीखने की ओर एक मौलिक बदलाव है। यह जानकारी के टुकड़ों के बीच कनेक्शन बनाने, याददाश्त में सुधार करने और शायद पढ़ाई की इस लंबी यात्रा में कुछ आनंद खोजने के बारे में है। स्रोत का जो केंद्रीय विचार है वो बहुत शक्तिशाली है। भारतीय छात्रों में बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं है। अक्सर उनके पास सही साधनों और सही तरीकों की कमी होती है। यह विधि एक ऐसे ही सरल लेकिन असरदार साधन के रूप में प्रस्तुत की गई है, जो सीखने के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है। यह उन्हें अपनी सीखने की प्रक्रिया का मालिक बनाता है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए विचार करने के लिए एक बात, हमारा स्रोत अकादमिक विषयों के लिए इस विधि का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन क्या होगा अगर विजुअल थिंकिंग के इस दृष्टिकोण को जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाए? किसी कॉलेज प्रोजेक्ट की योजना बनाने के लिए, किसी व्यक्तिगत समस्या के अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए, या अपने करियर के लक्ष्यों का एक विजुअल रोडमैप बनाने के लिए? ये हमारे सोचने और समस्याओं को सुलझाने के तरीके को किस तरह से बदल सकता है?